तोड़ दिया। जिसके दिमाग में ये बात बैठ गई, उसके भाई की मौत के लिए वही लोग जिम्मेदार हैं। वो लड़का भाई की मौत का बदला लेने आया, लेकिन फिर उसी लड़के की लाश मिली। परिवार रो रो कर फरियाद कर रहा है। रिश्तेदारों के बीच नफरत की जंग, चचेरे भाई का सुसाइड, वजह तुम ही हो। सीसीटीवी में कैद बदलापुर, होश उड़ाने वाले 40 सेकंड। मां करे फरियाद, मेरा लाल मुझे लौटा दो। इस सीसीटीवी फुटेज के 40 सेकंड दिल दहलाने वाले हैं। तस्वीरों में सबसे पहले 3 लोग नजर आते हैं। एक बाइक पर नरेंद्र सावनेर बैठा है, दूसरी बाइक पर शुभम खरटे और उसका दोस्त। इन लोगों के बीच बातचीत हो रही है। शुभम खरटे और नरेंद्र दोनों दूर के रिश्तेदार हैं। कुछ देर तक बातचीत हो रही है, लेकिन उसके बाद जो तस्वीर कैद हुई वो दिल दहलाने वाली है। शुभम के बड़े भाई ने इंदौर में आत्महत्या कर ली थी। उसका आरोप नरेंद्र के परिवार पर ये लोग लगाते हैं। और उसी बात को लेकर ये आज वहां पर गए थे। इनके बीच में शुरुआत में कुछ बातचीत हुई, उसके बाद फिर शुभम ने वहां नरेंद्र के घर मारपीट कर दी। और इसी मारपीट के पश्चात जो घायल नरेंद्र था उसने भी शुभम के साथ मारपीट की, चाकू से। ऐसा वीडियो फुटेज में दिखाई पड़ता है। तैश में शुभम बाइक से उतरता है, जैसे उसके सिर पर मानो खून सवार हो। चाकू निकालकर नरेंद्र पर वार करता है। ये वार नरेंद्र की जांघ पर लगा। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग बाहर आए। खंडवा के पदम नगर थाना इलाके का ये मामला है। इसके बाद अगली जो तस्वीर आई या कहे खबर, उसने शुभम खरटे के परिवार को जैसे जिंदा लाश बना दिया। स्पष्ट लेकिन दिखाई पड़ रहा है इस आधार पे ये घटना घटित हुई है। और उसको एक्सट्रीमली ब्लीडिंग होने से और स्क्रीन में चाकू लगने से शुभम की मौत हो गई है। उसके साथ ही ब्रेन भी घायल है, जो भी अस्पताल में एडमिट है। और दोनों ओर से प्रयास करने घायल किए गए हैं। एक में हत्या और दूसरे में हत्या का प्रयास करना घायल किया गया। इस क्राइम सीन से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर शुभम जख्मी हालत में मिला, जिस पर चाकू से वार किया गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान शुभम की मौत हो गई। शुभम की हत्या का इल्जाम नरेंद्र पर लगा। मृतक शुभम की मां रो रो कर यही सवाल कर रही है, मेरे बेटे को क्यों मारा। शुभम के बड़े भाई ने इंदौर में आत्महत्या कर ली थी। उसका आरोप नरेंद्र के परिवार पर ये लोग लगाते हैं। और उसी बात को लेकर ये आज वहां पर गए थे। इनके बीच में शुरुआत में कुछ बातचीत हुई, उसके बाद फिर शुभम ने वहां नरेंद्र के घर मारपीट कर दी। आखिर ये खून खराबा क्यों हुआ? क्यों एक घर का चिराग बुझ गया? तफ्तीश में ये बात सामने आई कि शुभम के भाई योगेश ने 4 मार्च को सुसाइड कर लिया था। दरअसल नरेंद्र की रिश्तेदार लड़की और शुभम का चचेरा भाई योगेश कुछ महीने पहले घर से चले गए थे। बाद में लड़की घर आ गई थी। आरोप के योगेश पर बाद में लड़की के परिवार वालों द्वारा दबाव बनाया गया और उसने सुसाइड कर लिया। शुभम को चचेरे भाई योगेश की मौत झकझोर गई थी। नरेंद्र के परिवार की किसी महिला के कारण कोई विवाद इनका पुराना है। और उसमें ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि शुभम के बड़े भाई ने इंदौर में आत्महत्या कर ली थी। उसका आरोप नरेंद्र के परिवार पर ये लोग लगाते हैं। और उसी बात को लेकर ये आज वहां पर गए थे। इनके बीच में शुरुआत में कुछ बातचीत हुई। पारिवारिक रंजिश में बदलापुर और खूनी खेल ने एक घर की खुशियां छीन ली। खंडवा में अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। उस शहर में 3 कंकाल मिलने से सब दंग हैं। ये मौत अजब पहेली बन गए हैं। मां अपने 2 बेटों के साथ दूसरे शहर में दर्शन करने गई। कॉल पर घर वालों को कहा तीनों जल्दी घर आएंगे, लेकिन तीनों लापता हो गए। 5 महीने बाद मां और बेटों का कंकाल मिला। आखिर ये मिस्ट्री क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। तीन रहस्यमयी गुमशुदगी, मां बेटे हुए लापता। 5 महीने वो कहां हैं? जंगल में मां बेटे का मिला कंकाल, फंदे पर दोनों भाइयों की लाश।
जमीन पर मां का मिला कंकाल। आखिर इस मौत का राज क्या? इस इलाके में सब सन्न है, परिवार वाले भी हैरान हैं। करीब 5 महीने पहले सीधी के रामगढ़ गांव की रहने वाली 55 साल की छुटकी साकेत अपने दोनों बेटे 30 साल के राजकुमार और 27 साल के दीपक साकेत को लेकर मैयर माता मंदिर गई थी। घर पर कॉल करके कहा था 1 फरवरी को तीनों घर आ जाएंगे, लेकिन तीनों घर नहीं पहुंचे। उसके बाद परिवार तीनों की तलाश करने में मैयर गया, लेकिन छुटकी साकेत और उनके बेटों का पता नहीं चला। इस गुमशुदगी का कनेक्शन जुड़ा मैयर के इस जंगल से। यहाँ 3 कंकाल मिले हैं। देवी जी पहाड़ी के पीछे कल 3 अज्ञात शव मिले हैं, जिनके बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि इन्होंने लगभग 5 महीने पहले ऐसी के फंदे में लटके हुए मिले हैं। सुसाइड अटेम्प्ट की बात निकलकर सामने आ रही है। उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई गुमशुदगी कोतवाली में या मैहर में या अन्य किसी थाने में दर्ज नहीं कराई थी। उनका ये कहना है कि कमाने खाने के लिए और मैहर माता में तीर्थ के लिए आया जाया करते थे, इस कारण से उनके द्वारा रिपोर्ट कहीं लिखाई नहीं गई। मैयर माता मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर तलहटी वाले इलाके में तीनों कंकाल मिले। दोनों भाइयों के कंकाल पेड़ पर लटक रहे थे। इधर जमीन पर एक महिला का कंकाल मिला। ये कंकाल छुटकी साकेत का था। कंकाल की ये मिस्ट्री ही थी। परिवार वालों ने कंकाल की पहचान की, तब ये बात पता चली कि ये कंकाल छुटकी साकेत और उनके दोनों बेटों का है। अक्सर तीनों मंदिर दर्शन करने जाते थे, कई दिनों तक रुकते भी थे। कल पुलिस ने मेहनत करके इन तीनों लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये तीनों रामगढ़ जिला सीधी के रहने वाले हैं और ये आपस में रिश्ते में माँ बेटे हैं। माँ का नाम छुटकी साकेत है, बेटे का नाम राजकुमार साकेत और दीपक साकेत है। और ये जिस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं उसे समझ में आ रहा है कि इन्होंने लगभग 5 महीने पहले ही ये घटना कारित कर ली है, क्योंकि इन्होंने ठंड के कपड़े पहने हुए हैं। सवाल ये है, आखिर कंकाल की ये मिस्ट्री क्या है? माँ और बेटे यहाँ पहुँचे कैसे? क्या ये ट्रिपल सुसाइड है या फिर मौत की वजह कुछ और है? मृतक के घर वालों की माने तो अक्सर तीनों मंदिर दर्शन करने जाते थे, काम के सिलसिले में भी बाहर जाते थे। परिवार को उम्मीद थी कि तीनों घर आ जाएंगे। देवी जी का वह दुर्गम रास्ता है जहाँ पर सामान्यतया लोगों की आवाजाही नहीं है, इसलिए उस बॉडी की स्मेल भी नहीं आई और साथ ही वहाँ लोग नहीं गए, इससे पता भी नहीं चला। जल्द ही हम इस घटना से जुड़े हुए तथ्यों को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे हैं और यदि इसमें और भी कोई तथ्य निकल कर आएंगे तो उसे भी अवगत कराया जाएगा। प्रथम दृष्टया ये सुसाइड का केस समझ में आ रहा है। इसके क्या कारण है, इनके सभी परिजनों को बुला लिया गया है, उनसे बातचीत की जा रही है। मेडिकल टीम से इनके पीएम के लिए बात की गई है और अगर आवश्यकता लगी तो टीम से यह भी आग्रह किया गया है कि इसे मेडिकल कॉलेज से इनका पीएम कराया जाए। क्या यह सुसाइड का मामला है या फिर मौत के पीछे की कोई और कहानी है? सवाल ये भी है, क्या इस कंकाल का अंधविश्वास से कोई कनेक्शन है? अभी कई राज खुलने बाकी हैं। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल और सीधी से हरीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दोस्तों के बीच अक्सर हंसी ठिठोली मजाक मस्ती की बातें होती हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना है दोस्त को चिढ़ाने की सजा मौत हो सकती है, वो भी इतनी बेरहम कि रूह कांप जाए। आखिर कहां दोस्त बना हैवान, देखिए। कातिल छोड़ गया कातिल का सुराग, हत्यारे का वो सवार बना गले की फांस, घूमने का प्लान दिल में इंतकाम, धारदार हथियार से वार दोस्त का मर्डर, चिढ़ाने की सजा मौत। लखनपुर थाना इलाका कुंवरपुर गांव का ये डैम, जिस जगह पर ऐसी हैवानियत की या यूं कहें इस तरह से कत्ल किया गया कि किसी की भी रूह कांप जाए। मुकेश यादव नाम के शख्स की गर्दन पर वार किया गया था। वहशी पर ऐसा कि पेट पर वार करके आंतड़ी तक निकाल दी। ये सीन ऑफ क्राइम इस आरोपी के इंतकाम की कहानी को
साफ साफ बयां कर रहा था। जिसके दिल में नफरत कितनी है ये इसकी आंखें बयां कर रही हैं। न चेहरे पर शिकन, न गुनाह का पछतावा, पुलिस वालों के सामने भी अकड़, जस की तस। लखनपुर पुलिस को सूचना मिली कि घटना दिनांक 15/6/2024 को कुंवरपुर नहर पुलिया के पास में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस घटनास्थल पर जाकर देखी। मृतक की पहचान मुकेश यादव बाजारपाड़ा लखनपुर के रूप में हुई और मृतक की जो बॉडी थी उसमें उसके गले में धारदार हथियार और पेट में धारदार हथियार के चोट के निशान थे। साथ ही सर के पीछे में भी चोट के निशान थे। अंबिकापुर में आरोपी नीरज साहू ने खुद अपने कत्ल का सुराग दिया। ये सुराग पुलिस के हाथ यूं लगा। दरअसल मृतक मुकेश यादव के आखिरी लोकेशन आरोपी नीरज साहू के साथ मिली। नीरज साहू जो तैश में आकर मुकेश की तलाश कर रहा था, जिसने यही सवाल किया, मुकेश कहां है? नीरज साहू मुकेश को तलाश कर रहा था। ये बात जब पुलिस वालों को पता चली तो शक की बिना पर नीरज से पूछताछ हुई, जिसमें उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जो आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस ने प्रयास किया, उसके घर के पास में उसका जो दोस्त है नीरज साहू, वो रहता है बाजारपाड़ा में। और ये पता चला कि नीरज साहू ये सवेरे अर्ली मॉर्निंग जो है उसका पता करने के लिए आया था। पुलिस ने संदेह के आधार पर उससे हिकमत अमनी से पूछताछ किया, जिसमें कि नीरज साहू ने मृतक मुकेश यादव की हत्या करना कबूल किया है। नीरज ने बड़े शातिर चाल चली। मुकेश के कत्ल के इरादे से घर से निकला। पास में हथियार था। मुकेश को अपने साथ घुमाने का बहाना बनाया, लेकिन इरादे खौफनाक थे। बेरहमी से उसका कत्ल किया और वजह सुनेंगे तो दंग रह जाए। चिढ़ाने की सजा मौत। दोस्ती के रिश्ते का ऐसा खौफनाक द एंड हुआ। नीरज और मुकेश दोनों जिगरी यार थे, लेकिन मुकेश का बार बार नीरज को चिढ़ाना उसकी मौत बन गया। आरोपी और मृतक एक दूसरे के दोस्त थे और एक दूसरे के साथ में घूमते फिरते रहते थे। और आरोपी जो था पूर्व में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुआ था। मृतक आरोपी को हर बार ये चढ़ाता था कि नशा केंद्र में भर्ती हुए, और इस तरह की छोटी मोटी बातों से चिढ़ा करके जो आरोपी था वो क्षुब्ध हो चुका था और उसने अपने दोस्त को मारने की नीयत से प्लानिंग की थी और उसने अपने दोस्त मृतक मुकेश यादव की हत्या की। दोस्त को चिढ़ाने की सजा मौत। ये वारदात रोंगटे खड़े कर देती है। अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजूम। एक सुसाइड कई सवाल। जी हां, इंदौर में 7वीं की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। 14वीं मंजिल से कूदकर छात्रा ने जान दे दी। ये छात्रा स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकली थी। पिता ने बस स्टॉप पर बच्ची को छोड़ा था। बच्ची पास वाली बिल्डिंग से नीचे कूद गई। लसूड़िया पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। निपानिया क्षेत्र के अपोलो डीबी सिटी की यह घटना है। 7वीं की छात्रा, इतनी कम उम्र, और ऐसे में क्यों बच्ची ने जान दी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। पिता खुद बच्ची को बस स्टॉप पर छोड़कर आया था, जहां बच्ची अपने स्कूल जाने के लिए बस पकड़ने वाली थी, लेकिन वही बस स्टॉप के नजदीक वाली बिल्डिंग से छात्रा ने कूदकर जान दी थी। बड़ी खबर, दुखद खबर इंदौर से, जहां 7वीं की छात्रा के सुसाइड का मामला सामने आया है। उसको अपने यहाँ से डीबी सिटी से स्कूल छोड़ने गए थे। बाद में जो प्रारंभिक जो जांच पड़ताल में जो एविडेंसेस मिले हैं, उसमें बच्ची स्कूल गेट से सीधे वापस आती है और फिर उसके बाद लिफ्ट के माध्यम से ऊपर टावर में जाती है और वहाँ से ये एक सुसाइडल एक एक्ट पूरा अभी तक एस्टेब्लिश हुआ है। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में बारीकी से इसमें जांच कर रही है। अभी तक जो एविडेंसेस मिले हैं मौके से या जो सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट हुए हैं, उसमें ये मामला सुसाइड का लग रहा है। तो शुरुआती जांच में प्राइमा फेसी मामला सुसाइड का लग रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज मिली है कि बच्ची बिल्डिंग में आती है, लिफ्ट पकड़ती है और उसके बाद 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे देती है। लेकिन पुलिस बाकी पहलुओं से भी मामले की जांच कर रही है। 7th क्लास की छात्रा, उम्र 12 से 14 साल के बीच रही होगी और इतनी कम उम्र में जान देने की बात आखिरकार क्यों लड़की के मन में घर कर गई? ऐसा क्या तनाव था, ऐसी क्या समस्या थी
और अब ये तमाम सवाल जो पीछे छूट गए हैं। पिता जो बच्ची को बस स्टॉप पर छोड़कर आया था, स्कूल जाने के लिए अपने पिता के साथ घर से निकली थी बच्ची, और पिता बस स्टॉप पर छोड़कर चला जाता है और बच्ची नजदीक वाली बिल्डिंग में जाकर 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब जाहिर सी बात है कि पुलिस घर वालों से भी बात कर रही होगी, लड़की के दोस्तों से भी बात कर रही होगी, और जो और भी कैमरे आसपास लगे हुए हैं उस पूरे इलाके में उनको भी खंगाल कर इस बात को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी कि क्या ये वाकई सुसाइड का ही मामला है जो प्राइमा फेसी नजर आ रहा है, या फिर इसमें कुछ और भी राज हो सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि आजकल मानसिक तनाव क्यों इतना बच्चों के अंदर घर कर जा रहा है। कहां चूक अभिभावकों से हो रही है, या कहां हम मानसिक स्थिति जो बच्चों की नहीं समझ पा रहे हैं। वासु हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। वासु, प्राइमा फेसी तो ये सुसाइड का मामला नजर आ रहा है, लेकिन 7वीं की पढ़ने वाली छात्रा, इतनी छोटी उम्र और जान देने का फैसला। बिल्कुल, देखिए बहुत हैरान कर देने वाला मामला ये इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र से सामने आया है। और 7वीं क्लास की बच्ची, जब उम्र होती है पढ़ने की, अपने आप में स्किल डेवलपमेंट करने की, खेलने की, कूदने की और पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करने की, उस स्थिति में कोई बच्ची इस तरीके का कदम उठाती है, वो भी 7वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड करने का ये जो पूरा मामला है, ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद भी है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। लेकिन इस तरीके के मामलों की जो पुनरावृत्ति है वो लगातार हो रही है, लगातार इस तरीके के मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और स्टूडेंट्स की सुसाइड की जो घटनाएं हैं उसके ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसको लेकर पेरेंट्स को तो सोचने की बात है ही, साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनको भी इस बारे में रिसर्च करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, शासन प्रशासन को अपने स्तर पर काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने तो आनंद विभाग भी बनाया हुआ जिसका काम ही यही है कि लोगों में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाया जाए, और अगर इस तरीके की पहल होती रहेंगी तो शायद ये मामले कम होंगे। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर बात करना बेहद जरूरी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। हालांकि पुलिस तफ्तीश इस पूरे मामले में कर रही है, क्या कोई सुसाइड नोट वहां पे मिल सकता है, उसकी भी जांच की जा रही है, उसकी भी खोज की जा रही है माता पिता से, और जो परिजन हैं, जो बच्ची के फ्रेंड्स हैं, जो टीचर्स हैं, कर पाएंगे आपकी जहां पिता ने बच्ची को छोड़ा था बस स्टॉप पर स्कूल जाने के लिए, उसके आसपास कितनी दूरी पर ये बिल्डिंग रही होगी, किस तरह की ये बिल्डिंग है, कोई अपार्टमेंटल बिल्डिंग है या अबैंडन बिल्डिंग पड़ी हुई थी, क्या इस बारे में कुछ पुलिस साफ बता पाई है? देखिए, अभी पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, क्योंकि बहुत हाल ही का ये मामला है। बच्ची बिल्डिंग तक कैसे पहुंची, क्या उसे कोई वहां पर गाइड कर रहा था, या फिर पहले से ये पूरे बच्ची ने प्री प्लान कर रखा था, मैपिंग कर रखी थी, या फिर अचानक कोई ऐसी स्थिति बनी कि उसे इतना बड़ा कदम जो है, आत्मघाती कदम जो है वो उठाना पड़ा, सुसाइड जैसा कदम जो है वो उसने उठाया। तो ये पूरे तमाम जो सवाल हैं ये बहुत जायज़ सवाल हैं और बहुत बड़े सवाल हैं, जिनकी लगातार जो जाँच है वो की जा रही है। थोड़ा सा ज़रूर इंतजार करना होगा, क्योंकि एक पूछताछ का बिल्कुल दौर है, सही कह रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और ये जो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कही थी कि छात्रों के स्कूल में ही एक सब्जेक्ट होना चाहिए जहां पर उनकी मेंटल काउंसलिंग होनी चाहिए, वो जरूरी अनिवार्य करना चाहिए उस सब्जेक्ट को, जहां पर मेंटल पीस, मेंटल हैप्पीनेस को लेकर उन्हें बताया जाना चाहिए, गाइड किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और बढ़ते आगे बात देवास की करते हैं, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन हुआ है। पुलिस पर हमले के आरोपियों के घर तोड़े गए, आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल यहां मौजूद रहा। पीपल रावा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव देवास की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर यह एक्शन हुआ है। हमले के आरोपियों पर कार्रवाई हुई है। अवैध निर्माण जो यहां पर किया गया था उस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर उन घरों को तोड़ा गया है। कार्रवाई के दौरान सब कुछ सामान्य रहे, इसीलिए यहां पर भारी पुलिस बल भी डिप्लॉय किया गया। पीपल रावा थाना क्षेत्र का यह मामला है। देवास की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। भारी संख्या में यहां आपको पुलिस कर्मियों की मौजूदगी नजर आ रही होगी। और ये देखिए, बुलडोजर से जो अवैध यहां पर निर्माण किया गया था उसे तोड़ा गया है। प्राइवेट लोग जितने हैं थोड़ा सा उधर हो जाइए। प्राइवेट लोग जितने हैं
मदरसों में राष्ट्रगान की मांग। जी हां, स्कूल चले अभियान में मंत्री विजय शाह ने शिरकत की और इस दौरान विजय शाह ने सभी स्कूलों में राष्ट्रगान और झंडा वंदन को अनिवार्य करने की मांग की है। विजय शाह ने कहा कि जब वो शिक्षा मंत्री थे तब इसे लेकर आदेश भी निकाला था। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रगान और झंडा वंदन का पालन सरकारी स्कूल करते हैं लेकिन प्राइवेट स्कूल नहीं करते, लिहाजा इसे कंपल्सरी करना चाहिए। उनका कहना था कि पहली कक्षा से ही स्कूलों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि बच्चे तिरंगे और राष्ट्रगान के महत्व को समझ सके। मंत्री से जब मदरसों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि सभी शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर उनकी ये मांग है जिसमें मदरसे भी शामिल हैं, खासकर वो स्कूल जो सरकार से एड लेते हैं। शिक्षा मंत्री रहते हुए हमने चाहा था राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, जनगण मन, रोटेशन पद्धति और जय हिंद, उसका उपयोग हमने आदेश निकाला था। शासकीय स्कूलों में पालन हो रहा है लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल उसकी कभी कभी अवहेलना करते हैं। उसका सख्ती से आदेश हम निकालने के लिए निवेदन किया है और झंडा वंदन हमने जनगण मन 6वीं से 12वीं तक अनिवार्य किया था। अभी हमने निवेदन किया है कि बच्चा पहली क्लास में जब जावे तो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा और राष्ट्रीय गान से अवगत होना चाहिए। हमने हमारी भावना से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। मुख्यमंत्री बहुत जल्दी उसमें सकारात्मक निर्णय ले। मदरसों में भी ऐसा होना चाहिए क्या? अभी मदरसे शब्द का आप बार क्यों इस्तेमाल करते हैं? कोई भी शिक्षण संस्था, कोई भी शिक्षण संस्थाएं, उसमें मदरसे भी शामिल है। शिक्षण संस्थाएं चाहे मदरसे हो, गुरुद्वारे हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, अगर वो गवर्नमेंट की एड ले रहा है तो वासु चौरे हमारे सहयोगी भोपाल से इस खबर पर लाइव जुड़ गए हमारे साथ। वासु, तो यहां पर विजय शाह ये साफ कर रहे हैं कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, खासकर जो गवर्नमेंट एड देता हो, उसको राष्ट्रगान झंडा वंदन को अनिवार्य करना ही चाहिए। बिल्कुल, देखिए आज स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत हो रही थी और मंच से ये मांग विजय शाह ने कर डाली, जो जनजातीय कार्य मंत्री है। जनजातीय विभाग के भी अपने कुछ स्कूल हैं मध्य प्रदेश में जो खासतौर पर ट्राइबल इलाकों में संचालित होते हैं, लेकिन उन्होंने मांग ये मध्य प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थानों के लिए की है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, या फिर वो मदरसे ही क्यों ना हो, या फिर ऐसी कोई भी संस्थान जिनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई आर्थिक मदद दी जाती है, जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस के साथ एफिलिएटेड है, जिन्होंने MP बोर्ड की मान्यता प्राप्त की है, उन सभी जगहों पे झंडा वंदन किया जाए, जनगण मन का रोजाना वहां पर गान हो और इसको सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जो है वो निकाला जाए। ये बात उनकी ओर से की गई, लेकिन जब भी इस तरीके की कोई बात निकलकर सामने आती है तो उस पर सियासत जरूर गरमाती है। कांग्रेस ने अब तमाम सारे सवाल जो है वो बीजेपी सरकार की ओर दाग दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि इतने सालों से 20 साल से करीब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 10 साल से केंद्र में सरकार है, तो अब मंत्री को मांग करने की क्या जरूरत है? आदेश निकालना चाहिए, उसका पालन होना चाहिए, हमें किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कांग्रेस बड़ा सवाल लगातार उठा रही है कि आरएसएस के दफ्तर में क्यों झंडा वंदन नहीं होता, वहां पर इतना समय, इतने साल क्यों लगे झंडा वंदन करने के लिए? और इन तमाम बातों को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से सियासी मिजाज भी गर्मा गया है इस मांग को लेकर और इसीलिए वार पलटवार यहां पर एक्शन रिएक्शन देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका वासु पूरी बातचीत के लिए। बात करते हैं नीमच की, जहां लव जिहाद की शिकार लड़की ने जान दे दी। नईम खान नाम के लड़के ने प्रेम जाल में इस लड़की को फंसाया था, शादी का झांसा देकर शोषण किया और लड़की ने सल्फास खाकर जान दे दी। परिवार ने नईम पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। तो लड़की के परिवार का आरोप है कि नईम खान नाम के लड़के ने लड़की को फंसाया, शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया और इसी वजह से लड़की को अपनी जान देने को मजबूर होना पड़ा। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। नीट परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर कहा है कि छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज ना करें। अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को लेकर अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 0.01% भी खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। कोर्ट ने कहा कि हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं,
आज मोशन एजुकेशन कोचिंग के सीईओ नितिन विजय ने नीट परीक्षा को रद्द किए जाने की याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में उन्होंने परीक्षा दोबारा नहीं कराए जाने पर 24 लाख बच्चों के साथ अन्याय और भविष्य में योग्य डॉक्टर नहीं मिलने की बात कही। उनकी इस याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच सुनवाई की। नीट परीक्षा को लेकर पहले से कई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल की गई हैं। अब सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज जुलाई को सुनवाई करेगा। इस तरीके का ऑनरेबल कोर्ट ने NTA को बोला है, उससे हमारी उम्मीद बहुत जाग गई है। हमारे पास जो पिटीशन है उसमें 20,000 स्टूडेंट्स ने वो पिटीशन को साइन रिप्रेजेंट किया अपने को, और ये 8 जुलाई को आएगी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि हमारा भी टाइम लॉस हुआ था। तो जाते जाते ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि ये जो आप फिगर पे आए हैं कि 1563 स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ था, वो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत लोगों का हुआ था। हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिटीशन किया है वो उनका नंबर ही बहुत ज़्यादा था। तो काफ़ी आज की हियरिंग मैं कहूँगा बहुत अच्छी रही। जहां रेस्टोरेंट संचालक की पिटाई हुई है, रेस्टोरेंट संचालक के घर में घुसकर उसे पीटा है पड़ोस में रहने वाले 3 भाइयों ने। लाठी डंडे और हथौड़े से पिटाई की गई है। मारपीट का CCTV फुटेज भी सामने आ गया है। ग्वालियर थाना क्षेत्र का यह मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर 2 लोग जो आपको मारते हुए हमला करते नजर आ रहे हैं, दोनों भाई हैं और पड़ोस में ही आपस में इनका झगड़ा हुआ था। और किस तरह से यह हमला हुआ है वो आप इन्हें देख सकते हैं। लाठी डंडे हथौड़ा लेकर आए थे ये हमला करने के लिए। ये फुटेज सामने आ गई है। रेस्टोरेंट संचालक की पिटाई की है पड़ोस में रहने वाले भाइयों ने। सतना में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। सड़क पर शव को रखकर हंगामा किया। युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी थी। सहायक उप निरीक्षक पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। मामले में FIR की मांग पर अड़े हैं गांव वाले। जैतवाड़ा तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों को समझाया। और अब बात मुरैना की, जहां चंबल नदी में एक बड़ा हादसा टला है। चंबल नदी में यात्रियों से भरी नाव पलट गई। स्थानीय लोगों ने रस्सी डालकर सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया। नाव पर 18 लोग सवार थे। 8 से ज्यादा बाइक रखी गई थी। हादसे का वीडियो भी वायरल हो रहा है, यानी कि नाव पर वजन ज्यादा होने से नाव पलट गई। वक्त रहते स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया, तो एक बड़ा हादसा ऐसे में टल गया। 18 लोग बैठे हुए थे नाव के ऊपर और साथ ही यहां 8 बाइक भी रखी हुई थी, तो ऐसे में ओवरलोड हो गया नाव पर और ये पलट गई। जब चोरी होती है तो अक्सर महंगे सामान की होती है, कैश, जेवर या कोई दूसरा कीमती सामान जिसको लोग प्रोटेक्ट भी कर चलते हैं। लेकिन उज्जैन में चोरी का अनोखा मामला सामने आया। यहां एक महिला ने पौधे और गमले चुराए। महिला की हरकत CCTV में रिकॉर्ड हो गई। माधवनगर थाना इलाके में चोरी का यह वीडियो वायरल भी हो रहा है और लोग अब इस महिला की चर्चा भी कर रहे हैं कि इसने पौधे और गमले चुराए। महिला जानती थी कि वहां कैमरा लगा हुआ है, इसलिए महिला अपना चेहरा ढककर यहां पहुंची थी। और देखिए किस तरह से गमला वो उठाती है और चुराकर चल पड़ती है। बात जबलपुर की कर लेते हैं, जहां पर भिक्षुओं के बीच झगड़ा हो गया। कारण क्या रहा वो पता नहीं चल पाया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। किस तरह आपस में इन लोगों ने मारपीट कर चोटें पहुंचाई हैं वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां पर जो लोग चोटिल हुए, जख्मी हुए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। नर्मदा के गौरी घाट का ये मामला है। जो भिक्षु थे वो आपस में ही भिड़ गए। क्या वजह थी लड़ाई झगड़े की ये साफ नहीं हो पाया।
बात रायसेन की, जहां एक महिला पर अपने पति की हत्या करवाने का आरोप है। महिला के भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर महिला के पति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। पूरा झगड़ा हुआ था पानी नहीं देने पर। बेगमगंज थाना इलाके का मामला है। रिश्तों तो भाई के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई है इस महिला ने। भाई और पत्नी ने चाकू से कई वार कर जान ली। उज्जैन के महाकाल मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते